सुबह का वक्त था। सूरज अभी पूरी तरह से उगा नहीं था और हल्की हल्की ठंडी हवा चल रही थी। कैलिफोर्निया के एक सुनसान इलाके में एक औरत अपनी कार में बैठी हुई थी। उसका नाम था आयरिस। वो अपने सोए हुए पति के बगल से चुपचाप निकली थी, बिना किसी को बताए। उसकी आंखों में गहरी उदासी थी और उसके हाथ में एक छोटा सा खिलौना नाव था। ये नाव उसके बेटे माटेओ की थी, जो अब इस दुनिया में नहीं था। माटेओ की मौत एक हादसे में हुई थी, जब वो अपने परिवार के साथ हाइकिंग पर गए थे। उसकी यादें आयरिस को अंदर से खाई जा रही थीं। वो उस जगह जा रही थी जहां उसने अपने बेटे को खोया था, एक स्टेट पार्क, जहां पेड़ों के बीच उसने एक छोटा सा मेमोरियल बनाया था। वो उस पेड़ तक पहुंची जहां उसने माटेओ की याद में कुछ चीजें रखी थीं। उसने नाव को वहां रखा और फिर आगे बढ़ी, एक चट्टान के किनारे तक। वहां खड़े होकर उसने नीचे देखा, गहरी खाई जहां से हवा की सनसनाहट सुनाई दे रही थी। उसकी आंखों में आंसू थे और वो उस किनारे पर खड़ी थी, जैसे अब बस एक कदम और उसकी जिंदगी खत्म हो जाएगी। तभी एक आवाज आई, आप ठीक हैं? आयरिस चौंकी और पीछे मुड़ी। वहां एक आदमी खड़ा था। उसकी मुस्कान में एक अजीब सी गर्मजोशी थी। उसका नाम था रिचर्ड। वो पास आया और बोला, मैं यहाँ बस टहलने आया था, लेकिन आपको यहाँ देखा तो लगा कुछ गड़बड़ है। आयरिस ने उसकी बात को नजरअंदाज करने की कोशिश की, लेकिन रिचर्ड ने बात जारी रखी। उसने कहा, मैं समझ सकता हूँ कि आप दुखी हैं। मैंने भी अपनी जिंदगी में बहुत कुछ खोया है। उसने अपनी कहानी सुनानी शुरू की, कैसे उसने अपनी पार्टनर को एक कार हादसे में खो दिया था। उसकी बातों में कुछ ऐसा था कि आयरिस रुक गई। उसने सोचा, शायद ये शख्स वाकई उसकी भावनाओं को समझ सकता है। रिचर्ड ने उसे समझाया कि जिंदगी की कीमत को समझने के लिए हमें अपने दर्द का सामना करना पड़ता है। उसकी बातों में दम था और आयरिस को लगा कि शायद वो सही कह रहा है। उसने उससे कहा कि वो अब ठीक है और वापस जाने वाली है। रिचर्ड ने मुस्कुराते हुए कहा, अच्छा हुआ मैंने आपको रोक लिया। फिर वो दोनों अपनी अपनी राह पर चल पड़े। आयरिस अपनी कार की ओर बढ़ी। आयरिस अपनी कार तक पहुंची और दरवाजा खोलने ही वाली थी कि पीछे से एक तेज झटका लगा। रिचर्ड ने उसे एक टेजर गन से बेहोश कर दिया। आयरिस जमीन पर गिर पड़ी। जब उसे होश आया तो वो एक सुनसान जगह पर थी। उसके हाथ पैर बंधे हुए थे। रिचर्ड वो शख्स नहीं था जो उसे जिंदगी की कीमत समझा रहा था। वो एक साइकोपैथ था, एक सीरियल किलर जो अपने शिकार को पहले भावनात्मक रूप से जोड़ता था और फिर उन्हें अपने जाल में फंसाता था। रिचर्ड ने आयरिस को देखकर कहा, तुम्हें लगता है कि तुम्हारी जिंदगी का कोई मतलब नहीं है, लेकिन मैं तुम्हें उसका असली मतलब समझाऊंगा। उसने एक सिरिंज निकाली जिसमें एक पार्लिटिक एजेंट था, एक ऐसा ड्रग जो धीरे धीरे शरीर को लकवा मार देता है। उसने वो सिरिंज आयरिस की बाह में घुसेड़ दी। आयरिस चीखने की कोशिश की, लेकिन उसकी आवाज दब गई। रिचर्ड ने कहा, तुम्हारे पास 20 मिनट हैं, इसके बाद तुम्हारा शरीर पूरी तरह से बंद हो जाएगा। अगर तुम बचना चाहती हो तो अभी भागो। उसने आयरिस के हाथ खोल दिए और उसे जंगल की ओर धकेल दिया। आयरिस का दिल जोर जोर से धड़क रहा था। उसका शरीर अभी पूरी तरह से काम कर रहा था, लेकिन उसे पता था कि वक्त कम था। वो दौड़ने लगी, जंगल के घने पेड़ों के बीच से। कुछ देर दौड़ने के बाद आयरिस को अपने पैरों में भारीपन महसूस होने लगा। ड्रग असर करने लगा था। उसकी चाल धीमी पड़ रही थी और वो ठीक से कदम नहीं उठा पा रही थी। तभी उसे दूर से एक आवाज सुनाई दी, रिचर्ड की। वो पास आ रहा था। आयरिस ने फिर से हिम्मत जुटाई और आगे बढ़ी। वो अब ठीक से नहीं दौड़ सकती थी, लेकिन वो रेंगते हुए भी आगे बढ़ रही थी। उसे एक छोटी सी नदी दिखी। वो नदी की ओर बढ़ी और उसमें कूद पड़ी। पानी ठंडा था और उसका शरीर अब और कमजोर हो रहा था। वो नदी के बहाव के साथ बहने लगी। नदी उसे एक छोटे से किनारे तक ले गई, जहां वो किसी तरह बाहर निकली। वो अब पूरी तरह से थक चुकी थी और उसका शरीर जवाब दे रहा था। वो जमीन पर पड़ी रही, सांस लेने की कोशिश कर रही थी। तभी उसे एक बूढ़े आदमी की आवाज सुनाई दी। उसका नाम था विलियम। वो पास ही रहता था और नदी किनारे कुछ काम कर रहा था। उसने आयरिस को देखा और पास आया। तुम ठीक हो? विलियम ने पूछा। आयरिस बोल नहीं सकती थी। उसका मुंह अब काम नहीं कर रहा था, लेकिन उसने अपनी आंखों से इशारा किया। विलियम समझ गया कि कुछ गड़बड़ है। उसने आयरिस को उठाया और अपने छोटे से घर की ओर ले गया। विलियम ने आयरिस को अपने घर में एक कुर्सी पर बिठाया और पानी लाने गया। आयरिस की हालत देखकर वो परेशान था। विलियम उसकी मदद करना चाहता था, लेकिन उसे समझ नहीं आ रहा था कि क्या करे। वो पुलिस को फोन करने की सोच ही रहा था कि दरवाजे पर दस्तक हुई। विलियम ने दरवाजा खोला और वहां रिचर्ड खड़ा था। मुझे अपनी पत्नी की तलाश है। वो बीमार है और मैं उसे ढूंढ रहा हूँ। रिचर्ड ने एक कहानी बनाई कि आयरिस मानसिक रूप से अस्थिर है और वो उसे अस्पताल ले जाना चाहता है। विलियम को उसकी बातों पर शक हुआ, लेकिन वो पूरी तरह से यकीन नहीं कर पाया। उसने कहा, वो यहाँ है, लेकिन मुझे उससे बात करने दो। रिचर्ड अंदर आया
और आयरिस को देखकर मुस्कुराया। आयरिस की आंखों में डर था, लेकिन वो कुछ कर नहीं सकती थी। उसका शरीर अब पूरी तरह से लकवाग्रस्त हो चुका था। विलियम ने रिचर्ड से पूछा, आपका फोन कहाँ है? आपको पुलिस को बुलाना चाहिए। रिचर्ड ने कहा कि उसका फोन खो गया है, लेकिन तभी उसकी जेब से फोन की आवाज आई। विलियम को शक हो गया। उसने रिचर्ड को रोकने की कोशिश की, लेकिन रिचर्ड ने उस पर हमला कर दिया। दोनों के बीच हाथापाई हुई और आखिरकार रिचर्ड ने विलियम को मार डाला। आयरिस ये सब देख रही थी, लेकिन वो हिल भी नहीं सकती थी। रिचर्ड ने आयरिस को उठाया और अपनी कार की ओर ले गया। वो उसे एक सुनसान सड़क पर ले जा रहा था। रास्ते में एक हाईवे पेट्रोल ऑफिसर ने उसकी कार रोकी। उसका नाम था डोनाट्रेल। उसने रिचर्ड से पूछा, आप यहाँ क्या कर रहे हैं? रिचर्ड ने फिर से एक कहानी बनाई कि वो अपनी बीमार पत्नी को अस्पताल ले जा रहा है। डोनाट्रेल को शक हुआ। उसने कार के पास जाकर आयरिस को देखा। आयरिस ने अपनी आंखों से हेल्प का इशारा करने की कोशिश की। डोनाट्रेल ने वो देख लिया और रिचर्ड से सवाल करने लगा, लेकिन इससे पहले कि वो कुछ कर पाता, रिचर्ड ने उस पर हमला कर दिया और उसे भी मार डाला। अब रिचर्ड और आयरिस फिर से अकेले थे। रिचर्ड खुद को और आयरिस को एक छोटे नाव घाट पर ले जाता है, जहां से वह आयरिस को झील में ले जाना चाहता है, जहां उसने अपने पिछले शिकारों के शव डुबोए थे। लेकिन नाव में रहते हुए आयरिस उसका चाकू छीन लेती है, उसे गर्दन में घोंप देती है और पानी में धक्का दे देती है। रिचर्ड नाव पर वापस चढ़ने की कोशिश करता है, लेकिन आयरिस उसकी ही बंदूक से उसे गोली मार देती है, जिससे नाव का निचला हिस्सा छिद जाता है। नाव डूबने के बावजूद आयरिस पानी की सतह पर आ जाती है और तैरकर घाट तक पहुंच जाती है। किनारे के कुछ आगे रिचर्ड खुद को घसीटते हुए किनारे तक पहुंच जाता है। आयरिस उसके पास जाती है और उसके मरते हुए शरीर के ऊपर खड़ी हो जाती है। वह उसे शुक्रिया कहती है, क्योंकि उसके चंगुल से बचने की कोशिश में उसे फिर से जीने की चाहत मिल गई है।